बिहार की कहानी अपने आप में एक गहरे विरोधाभास की कहानी है। सोचिए, एक ऐसी धरती जो कभी बड़े बड़े साम्राज्यों का केंद्र थी, आज वो अपने ही लोगों के पलायन की एक बड़ी वजह बन गई है। तो चलिए, इस सफर में बिहार के उस शानदार अतीत से लेकर इसके चुनौतीपूर्ण वर्तमान तक की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात बिल्कुल नहीं है। प्राचीन भारत का दिल सच में यहीं धड़कता था। मौर्य और गुप्त जैसे विशाल साम्राज्यों की राजधानी मगध यानी आज का बिहार ही तो था। भारत का पहला साम्राज्य यहीं से खड़ा हुआ और यहीं से दुनिया ने बौद्ध धर्म का संदेश सुना। लेकिन आज की हकीकत वो इससे बिल्कुल अलग है। आर्थिक चुनौतियां हैं, मौकों की कमी है और विकास की धीमी रफ्तार ने बिहार को एक ऐसी जगह बना दिया है जहां से लाखों लोग एक बेहतर भविष्य की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ निकल पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस महान भूमि की तकदीर को इतना पलट दिया? और क्या बिहार अपने अतीत के गौरव को फिर से हासिल करके एक नया भविष्य गढ़ सकता है? चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस सुनहरे दौर में चलते हैं जब बिहार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान और शक्ति का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। ये टाइमलाइन हमें उस दौर की एक छोटी सी झलक देती है। देखिए, मौर्य साम्राज्य से लेकर दुनिया के महानतम शासकों में से एक सम्राट अशोक का शासन सब यहीं से चला। फिर आया गुप्त साम्राज्य का दौर, जिसे भारत का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है, और नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जो दुनिया भर के विद्वानों के लिए ज्ञान का एक तीर्थ था। ये सब कुछ इसी बिहार की धरती पर हुआ। और ये सब सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। पुरातात्विक खुदाई में मिले सबूत हों या फिर प्राचीन ग्रंथ, दोनों ही बिहार की इस शानदार विरासत की गवाही देते हैं। सिक्कों से लेकर स्तंभों और साहित्यिक रचनाओं तक हर जगह इसके निशान आज भी मौजूद हैं। सवाल तो यही है कि एक ऐसी जगह जो शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक थी, वो आज संघर्ष क्यों कर रही है? इस शानदार अतीत से हम इस मुश्किल वर्तमान तक आखिर पहुंचे तो पहुंचे कैसे? बिहार की ये गिरावट देखे कोई हादसा नहीं थी। ये 3 बड़े ऐतिहासिक झटकों का नतीजा थी जिन्होंने बिहार की आर्थिक और सामाजिक नींव को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये तुलना दिखाती है कि बदलाव कितना बड़ा और कितना दुखद था। एक तरफ शक्ति का केंद्र तो दूसरी तरफ देश में सबसे कम आय, एक तरफ शिक्षा का हब तो दूसरी तरफ कम साक्षरता। ये साफ साफ दिखाता है कि बिहार ने अपना कितना कुछ खो दिया। तो वो 3 झटके आखिर थे क्या? सबसे पहला था औपनिवेशिक घाव, 1793 का स्थायी बंदोबस्त, जिसने जमींदारी प्रथा के जरिए किसानों का सिर्फ शोषण किया और खेती की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। दूसरा झटका एक पॉलिसी के रूप में आया, आजादी के बाद की माल ढुलाई समीकरण नीति, जिसने औद्योगिकरण की हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। और तीसरा 90 के दशक का वो दौर जब जातिगत राजनीति और अराजकता ने विकास को पूरी तरह से रोक दिया। अब ये दूसरी वजह, मतलब ये जो पॉलिसी थी, इसे थोड़ा और समझना जरूरी है। माल ढुलाई समीकरण नीति का सीधा सा मतलब था कि बिहार में मौजूद कोयला और लोहा देश के किसी भी कोने में, चाहे वो मुंबई हो या चेन्नई, उसी कीमत पर मिलेगा। इससे हुआ क्या, बिहार का जो सबसे बड़ा फायदा था यानी अपने संसाधनों की नजदीकी, वो खत्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि कंपनियों ने बिहार में निवेश करने के बजाय बंदरगाहों के पास बसे पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में फैक्ट्रियां लगाईं और विकास भी वहीं हुआ। और ये सिर्फ एक राय नहीं है, जैसा कि ये उद्धरण बिल्कुल साफ बताता है, इस एक अकेली नीति ने बिहार में औद्योगिकरण की संभावनाओं को सीधे तौर पर खत्म कर दिया। कह सकते हैं कि ये नीति दूसरे राज्यों के विकास के लिए एक सब्सिडी बन गई, जिसका पूरा का पूरा खर्च बिहार जैसे राज्यों ने उठाया। तो जब उद्योग लगे नहीं और खेती पहले से ही संकट में थी, तो इसका सीधा असर यहाँ के लोगों पर पड़ना ही था। और नतीजा क्या हुआ? पलायन। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने ही लोगों को बाहर भेजने पर मजबूर हो गई। जरा इस संख्या को देखिए, 1 करोड़। जी हाँ, एक अनुमान के मुताबिक इतने बिहारी आज अपने राज्य से बाहर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बिहार के सबसे मूल्यवान संसाधन यानी उसके अपने लोगों के बाहर जाने की कहानी है। आज दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे शहर बिहार के ही कुशल और मेहनती लोगों के दम पर चल रहे हैं। और इस पलायन का जो मूल कारण है वो इस चार्ट में छिपा है। बिहार की लगभग 56% आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, जहां कमाई और विकास दोनों ही लगभग स्थिर हैं।
और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो बड़े पैमाने पर अच्छी नौकरियां दे सकता है, वो बहुत ही छोटा है। तो जाहिर है, जब घर में मौके नहीं होंगे तो लोग बाहर तो जाएंगे ही। लेकिन ये कहानी सिर्फ गिरावट और निराशा की नहीं है। पिछले लगभग 1.5 दशक में, खासकर 2005 के बाद, बिहार ने वापसी की एक बहुत ही उल्लेखनीय कहानी भी लिखी है, जिसमें शासन और विकास पर बहुत जोर दिया गया। ये आंकड़े उस बदलाव की गवाही देते हैं। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, लगभग 90,000 अपराधियों को सजा मिली, गरीबी दर में एक बड़ी गिरावट आई जो 54% से घटकर 33% पर आ गई, और सड़क बनाने की रफ्तार वो तो 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई, जिसने गांवों को शहरों से जोड़ा। और ये बदलाव कुछ ठोस नीतियों की वजह से आया। स्पीडी ट्रायल से कानून व्यवस्था सुधरी, सड़कों और पुलों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया गया। लड़कियों के लिए शुरू की गई साइकिल योजना ने तो एक सामाजिक क्रांति ही ला दी, और लोक सेवा अधिकार अधिनियम ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया। तो बिहार ने एक लंबा सफर तय तो किया है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? बिहार को एक स्थायी विकास के लिए किन चीजों पर ध्यान देना होगा? भविष्य का रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले औद्योगिकरण पर जोर देना होगा ताकि नौकरियां राज्य के अंदर ही पैदा हों। दूसरा, खेती का आधुनिकीकरण करना होगा, खासकर लीची और मखाना जैसी चीजों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाकर। तीसरा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 24 घंटे बिजली और इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने होंगे। और चौथा, ह्यूमन कैपिटल यानी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार निवेश करते रहना होगा। तो पूरी बात का निचोड़ यही है कि बिहार का भविष्य इस बात पर टिका है कि वो अपने लोगों को अपने पास कैसे रखता है। विकास का हर मॉडल तभी सफल होगा जब यहाँ के कुशल युवाओं को काम के लिए अपना घर, अपना राज्य नहीं छोड़ना पड़ेगा। बिहार की सबसे बड़ी संपत्ति उसके मेहनती और प्रतिभाशाली लोग ही हैं। और आखिर में यही सवाल बचता है, क्या बिहार, जिसने कभी मौर्य और गुप्त जैसे साम्राज्यों को जन्म दिया था, अपनी तकदीर को एक बार फिर पलट सकता है? क्या वो एक नया, आधुनिक और समृद्ध भविष्य बना सकता है? इसका जवाब बिहार के नीति निर्माताओं और उसके लोगों के हाथों में ही है।